हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो पेपर 2 एजुकेशन यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज हम सोल्व कर रहे थे। काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं विद कॉन्सेप्ट्स। आज हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्लेलिस्ट मैंने इससे रिलेटेड बना रखी है पीवाईक्यूज यूजीसी नेट एजुकेशन के पेपर 2 के क्वेश्चंस की। सो वो आप एक बार देख लीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग देखते हैं बट जल्दबाजी में शायद लाइक करना भूल जाते हैं, सो वो लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है जी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन और 71st क्वेश्चन जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसमें है फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द इंटेंशंस ऑफ यूजीसी। सो यूजीसी के इंटेंशंस, इस तरीके के क्वेश्चंस ना आपको ऐसे बड़े बड़े दिखेंगे कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स दिख रही हैं, लेकिन आपको वो बस थोड़े से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आपको कहीं ना कुछ लॉजिक और आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सो इन्होंने पूछा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे जब हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं सो यूजीसी के इंटेंशंस जो है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। सो करिकुलम शुड बी लिंक्ड विद लाइफ सिचुएशंस। सो ये अगर आपको ध्यान हो तो हम यूजुअली एनसीएफ में पढ़ते हैं, जो कि स्कूल लेवल के लिए है कि आप रियल लाइफ सिचुएशन से मैच कीजिए बाकी चीजों को। राइट। करिकुलम शुड बी चेंज्ड एवरी ईयर इफ नॉट पॉसिबल एवरी 3 ईयर। तो ये तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो यूजीसी, अगर आपने देखा हो, मैंने भी पढ़ाई थी ये बात, तो उसमें ये चीज है कि यूजीसी बोलता है कि हर साल आप कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेंगे और 3 साल के बाद तो आप अच्छे से ही चीजों को चेंज करेंगे, वो यहाँ पे बोला गया है। करिकुलम शुड बी कंटेंट सेंट्रिक, कंटेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए, या फिर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी करिकुलम। तो अगर आपको याद हो तो अभी सीबीसीएस सिस्टम ही चलता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूजीसी की इंटेंशन ये बिल्कुल सही है, सीबीसीएस वाला सिस्टम जो है वो यूनिवर्सिटी करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। सेमेस्टराइज्ड करिकुलम प्रोवाइड मोर ऑफ मीनिंगफुल एंगेजमेंट ऑफ द लर्नर्स। सो जब सेमेस्टर सिस्टम ला दिया हमने और हर सेमेस्टर वाइज अलग अलग सिलेबस है, सो उस चीज से जो है लर्नर्स की एंगेजमेंट इंक्रीज होती है। सो ये भी सही है। सो 3 ही चीजें हमसे पूछी गई हैं और 3 अप्रोप्रिएट चीजें हैं, बी, डी और ई, यानी कि डी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रेट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। सो इफेक्टिव लीडरशिप के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रेट्स पूछे हैं। सो जो हमें सबसे बेहतर लगेगा वो चीजें हमें सिलेक्ट करनी है। ऑप्शन है नॉलेज होनी चाहिए, विजन होना चाहिए और एक रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए। अचीवमेंट ड्राइव होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करिश्मा एक जो है करिश्मेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए, कोग्निटिव एबिलिटी हो, इमोशनल मेच्योरिटी हो एंड फ्लेक्सिबल हो। सो कोग्निटिव, ये सिर्फ इमोशनल मेच्योरिटी या फ्लेक्सिबिलिटी से तो आप लीडर नहीं बन सकते। ठीक है। सिर्फ नॉलेज हो आपको या एक विजन हो आपका और रिलेशनशिप आप दूसरों के साथ बना पाए, या फिर क्रिएटिव हो आप, ऑनेस्ट हो और टास्क की नॉलेज हो आपको। तो सिर्फ एक टास्क की नॉलेज होने से इफेक्टिव लीडरशिप नहीं होगी। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अचीवमेंट ड्राइव आप में होनी चाहिए, तभी आप दूसरों से भी काम कराएंगे, और एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए कि दूसरे आपकी बात मान लेंगे। राइट। सो बी ऑप्शन सही रहेगा। Which of the following statements clearly articulates the meaning of unit cost? So unit cost अगर हम देखें तो बहुत सारों में से एक यूनिट का मतलब, मान लो 100 है तो 100 में से एक चीज का प्राइस हम बता रहे एक तरीके से ना, तो 100 यूनिट मतलब एक। ठीक है। तो यूनिट कॉस्ट हमसे पूछी गई है, तो टोटल एक्सपेंडिचर बाय इंस्टीट्यूशन, या टोटल एक्सपेंडिचर को आप नंबर ऑफ टीचर्स से डिवाइड कर दीजिए या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, या टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर आपने माइनस कर दिया। सो अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं आप तो ये तो प्रॉफिट हो गया, यानी कि आपने कितना कमाया। ठीक है। सो ये तो नहीं होगा यूनिट कॉस्ट। टोटल एक्सपेंडिचर को आप स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में, उससे डिवाइड करेंगे, वो क्या आ जाएगा? यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स भी कम ही होंगे हमारे पास और एक्सपेंडिचर थोड़ा ना पूछा, यूनिट कॉस्ट पूछा है। सो यूनिट कॉस्ट क्या रहेगी? टोटल एक्सपेंडिचर को जब आप टोटल स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देते हैं वो यूनिट कॉस्ट होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स द, स्टेटमेंट गिव आएगा ये स्टेटमेंट्स, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स द मीनिंग ऑफ क्वालिटी सर्कल। सो क्वालिटी सर्कल का मतलब यहां पे पूछा गया है। तो वो कई बार होता है ना कि ऐसी चीजें हम पढ़ते नहीं है, बट आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस संदर्भ में पूछा जा रहा है।
Parents and teachers voluntarily coming forward to help school in management. So parents और teachers एक साथ अपनी मर्जी से साथ आ रहे हैं स्कूल की मैनेजमेंट में हेल्प करने के लिए. क्या ये क्वालिटी सर्कल है? टीचर्स फॉर्मिंग अ टीम टू हेल्प स्कूल इन मैनेजमेंट, यानी या फिर सिर्फ टीचर्स एक टीम बना रहे हैं और वो मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं स्कूल को. एल्यूमिनाई कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प स्कूल मैनेजमेंट, एल्यूमिनाइज आके हेल्प कर रहे हैं. Students of school voluntarily coming forward under the guidance of teachers to help school in management. So ये कहीं ना कहीं क्वालिटी सर्कल लग रहा है कि यहाँ पे हमने स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया, गाइडेंस जो है वो यहाँ टीचर्स की है वो भी इन्वॉल्व हो गए, तो सब लोग मिल के स्कूल को मैनेज करने का ट्राई करेंगे और चीजें क्या हो रही हैं, वॉलंटरीली हो रही हैं, यानी अपनी मर्जी से साथ आ रहे हैं वो लोग. सो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. Which of the following is the main assumption of Charles Galloway system of observation? Charles Galloway system मैंने डिटेल में भी करवा रखा है और शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो भी बना रखी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ठीक है, तो वो देख लीजिएगा. अगर आपने देखी होगी तो आपका ये आंसर सही मिलेगा. Verbal training should be enriched. Verbal communication is the adequate base of teaching learning process. Non-verbal events do not matter is much in the classroom. Non-verbal communication can be more effective during interaction in the classroom. So आपने अगर ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि non-verbal जो कम्युनिकेशन है उसको कितना महत्व देते हैं चार्ल्स गैलोवे. सो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा. डी जो है इसका सही आंसर रहेगा. वर्बल और नॉन वर्बल दोनों एस्पेक्ट्स को ये इंक्लूड करके चलते हैं. Identify the characteristics of psychological behavior according to cognitive field theory. So cognitive field theory किसने दी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. वो मैंने करवा रखी है तो वो आप जाके देखेंगे भी. ठीक है जी. सो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए साइकोलॉजिकल बिहेवियर के. एक ओवर्ट पर्पसिव एक्ट हो, एनफोर्समेंट जो है कॉन्टिजेंट रिस्पॉन्स हो, एक एटीट्यूडनल शिफ्ट हो, बिहेवियर विद लॉन्गर लेटेंसी, अ चेंज इन परसीव्ड वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिहेवियर शोइंग एसोसिएटिव शिफ्टिंग, a new relationship established between two or more events. So मैं बता देती हूँ, ये लेविन ने दी है. लेविन वाली थियरी को ही हम जो है जो फील्ड थियरी हम पढ़ते हैं उसी को कई बार बोल दिया जाता है. तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और इसका आंसर जो है वो हमारे पास ACEG रहेगा, यानी ACE और G. कि ओवर्ट पर्पसिव बिहेवियर हो, एटीट्यूडनल शिफ्ट, चेंज इन परसीव्ड वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप हो दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के बीच में. इन डेवलपिंग 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो वो किसने दी है पता होना चाहिए, गार्डनर ने दी है. वो मेड सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, तो उससे इन ऑब्जर्वेशन में से क्या क्या चीजें सही लगती हैं अकॉर्डिंग टू वो जो 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस इन्होंने दी हैं. इंटेलिजेंस इज नॉट एंटायरली जेनेटिक, तो ये तो हमें पता है. ओके, इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर, आप एक्वायर करते हैं इंटेलिजेंस को. इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं होती बर्थ के टाइम पे. देयर इज लिटिल और नो होप फॉर डेवलपिंग इंटेलिजेंस, सो आप डेवलप कर पाए ऐसा कोई होप होती नहीं, तो ये तो गलत रहेगा. ठीक है, इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, कर सकते हैं आप. ठीक है, सो ये फिक्स नहीं होती बर्थ के टाइम, ये भी सही है. अच्छा, सी और ई तो सही है हमारे पास. सी और ई को अगर हम देखें तो हमारे पास सी और बी में से ऑप्शन सही मिलेगा, यानी ए और डी में से हमें छांटना है. ठीक है, सो डी तो कट आउट हो ही गया, बचा ए. ठीक है, सो क्या रहेगा, ए, सी और ई जो है वो आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स विच टेंड टू अफेक्ट टीचर डेवलपमेंट इन इंडिया. सो टीचर डेवलपमेंट भारत में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं. टीचर्स एबिलिटी लेवल इज लो, तो ये तो नहीं बोलेंगे क्योंकि टीचर्स का एबिलिटी तभी तो टेट वगैरह और बाकी चीजें होती हैं, राइट. टीचर्स लैक ए सेंस ऑफ ओनरशिप विद स्कूल, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ जो कि टीचर डेवलपमेंट को अफेक्ट करे. स्कूल्स आर लैकिंग इन एडिक्वेट आईसीटी सपोर्ट, ये कहीं ना कहीं सही है कि स्कूल्स के पास ये सपोर्ट कम है तो टीचर डेवलपमेंट में दिक्कतें आ रही, ये अफेक्ट करेगा ये फैक्टर. टीचर्स कमिटमेंट टू टीचिंग प्रोफेशन इज डाउटफुल, तो ये तो नहीं होगा कि टीचर की कमिटमेंट को ही हम डाउटफुल बोल रहे हैं. मॉडर्न सोसाइटी इज एवर्स टू टीचर स्टेटस, ये भी सही है. देयर इज लिटिल और नो स्कोप फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स, तो वो स्कोप जो है वो यहाँ पे कम है. सी, ई और एफ, यानी कि सी जो है वो आंसर हमारा सही हो जाएगा.
पर्पस ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इज फॉर, तो आईसीटी का इंटीग्रेशन का मेन पर्पस क्या है वो पूछा गया है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, एनहेंसिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, प्रोमोटिंग कंसर्न्स फॉर इकोनॉमी इन यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग वर्कलोड फॉर टीचर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शनल आवर्स। तो देखिए आईसीटी के इंटीग्रेशन का मेन पर्पस आप खुद देखना चाहेंगे तो देखिए ये कहीं क्या ये लग रहा है कहीं से भी कि आप स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करना चाह रहे हैं, या फिर इंक्रीज, चलो ठीक है, आप स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं लर्निंग में, ठीक है। प्रमोटिंग कंसर्न्स फॉर इकोनॉमी इन यूज ऑफ रिसोर्स, तो इकोनॉमी के ऊपर बात आ गई, या फिर टीचर्स का वर्कलोड आप कम करना चाह रहे हैं। आईसीटी इंटीग्रेशन से वर्कलोड कम होने का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं लर्निंग के आउटकम्स को कि कैसे बेहतर लर्निंग जो है वो हो सकती है। Which one of the following correctly defines a रिफ्लक्स बिहेवियर? सो रिफ्लक्स बिहेवियर का पूछा गया है कि होता क्या है। डेफिनेशन, रिस्पॉन्स अपीयर्स अगेन एंड अगेन एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज। सो देखिए रिफ्लक्स एक तरीके से हम उसको बोल देते हैं ना कि कोई भी एक्शन जो बिल्कुल एकदम से ऐसे हो, यानी हमें पता नहीं था कि क्या है। मान लो आप कपड़े धो रहे हैं, मशीन है आपके पास कपड़े धोने की और उसमें करंट आया हुआ है, तो आपने जैसे ही हाथ लगा के देखा एकदम से पीछे हो गया, राइट। आपने गरम गरम कप पकड़ लिया किसी कॉफी का या किसी भी चीज का, सो आपके हाथ से एकदम से हटे वहां से, राइट। तो वो है ना कि हमें पता नहीं था कि वो क्या है वहां पे फिलहाल। सो वो नोन है अननोन है वो नहीं पता था हमें। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं हम। एक नॉन स्टिमुलस है, elicit a response definitively. Unknown या unknowable stimulus is an occasion for a response. Response is withheld after the stimulus appears. So reflex behavior की अगर आप definition देखेंगे तो आपको मिलेगी कि एक non stimulus elicits a response definitively. ठीक है, सो वो रिस्पॉन्स जो हमें मिलता है, ये बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। अगर आपको समझ आए हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।